तो लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस इन बायोटेक स्टार्ट किया था और एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में बीटी क्रॉप्स। तो यहाँ पर बीटी का मतलब होता है, एक बैक्टीरिया का नेम है बैसिलस। पढ़ के आए हो क्या? यस सर। कैसे होगा? अच्छा, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बीटी इस बैक्टीरिया के इनिशियल्स हो गए नेम के। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होता है ये सॉइल का बैक्टीरिया है, सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी में। और ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते वक्त स्पोर्स को रिलीज करता है। ठीक है, और अपने स्पोर्स के अंदर ये एक टॉक्सिन एक्यूमुलेट करता है। इसके स्पोर्स के अंदर टॉक्सिन होता है, लिखो एक्यूमुलेट। एंडोटॉक्सिन inside its spores। अपने स्पोर्स के अंदर उसने एक टॉक्सिन को एक्यूमुलेट किया, क्योंकि स्पोर्स के इनसाइड है टॉक्सिन, इसलिए टॉक्सिन को क्या बोल रहे हैं? एंडो मतलब इनसाइड हो गया ना, इनसाइड स्पोर्स। एंडोटॉक्सिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है। एंडोटॉक्सिन इज इनएक्टिव, इनएक्टिव टॉक्सिन मतलब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में टॉक्सिन को रिलीज नहीं करता है। ये प्रिकर्सर ऑफ टॉक्सिन है, प्रिकर्सर ऑफ टॉक्सिन मतलब इस एंडोटॉक्सिन से आगे जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो आगे बनेगा। ठीक है, तो ये एक प्रिकर्सर हो गया, उसका एक स्टार्टिंग सब्सटेंस हो गया। इससे आगे एक्टिवेटेड टॉक्सिन बन सकता है। कब बनेगा? एंडोटॉक्सिन इज इनएक्टिव टॉक्सिन which is activated inside alkalinic midgut of insect। एल्कलाइनिक जो कंडीशंस होती हैं इंसेक्ट के, कहां पर? मिडगट में, और वहां जाके ये टॉक्सिन एक्टिवेट होगा। एक्टिव टॉक्सिन जो होता है, एक्टिव टॉक्सिन is called as crystal protein। crystal protein या सिंपली क्राई प्रोटीन। क्रिस्टल के इनिशियल 3 ले लिए, क्राई प्रोटीन। तो देखो जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स प्लांट्स को डैमेज करते हैं। वो प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं, उसके फ्लावर को खा जाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं,
ठीक है, रूट्स को भी डैमेज या स्टेम को डैमेज कर देते हैं। तो इंसेक्ट्स वेरियस टाइप से प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनको मारने के लिए फार्मर क्या स्प्रे करता है? इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करेगा या पेस्टिसाइड को, जिससे वो इंसेक्ट्स मरे। फिर फियर आता है कि हमारे फूड में केमिकल्स आ रहे हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड वगैरह जो है ये फूड के थ्रू ह्यूमंस में एंटर कर रहे हैं, इस चीज का भी फियर है, इंसेक्ट को दूर भी करना है। ठीक है, दूसरा, अगर एक फार्मर अपने फील्ड्स में इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करता है तो इस इंसेक्टिसाइड की कॉस्ट भी आ जाएगी फाइनल क्रॉप की कॉस्ट में। तो उससे जो क्रॉप्स है वो महंगी भी हो जाएंगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इंसेक्टिसाइड्स के यूज को मिनिमाइज करने के लिए हमें सोचने पर छोड़ते हैं। तो बायोटेक जो है उसने क्या किया है, बायोटेक में हमने एक बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया, बैसिलस। ये बैक्टीरिया इंसेक्ट्स को मारता है, किल करता है। कैसे किल करता है ये? जैसे इंसेक्ट्स एक तो प्लांट्स को डैमेज करते हैं, दूसरा बहुत सारे इंसेक्ट्स बैक्टीरिया को भी ईट करते हैं। वो बैक्टीरिया को डायरेक्टली ईट नहीं करते, उसके स्पोर्स को खाते हैं। जो मिट्टी में स्पोर्स रिलीज करता है बैक्टीरिया, उसे खा जाते हैं इंसेक्ट्स। ये पॉइंट समझ में आया? जो म्यूटेशन है वो बैक्टीरिया में या माइक्रोब में ज्यादा फास्टर रेट से होती है इन कंपैरिजन टू एक हायर एनिमल या प्लांट। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे म्यूटेट या इवॉल्व हो गए जो इंसेक्ट्स को मारने लगे, क्योंकि इंसेक्ट्स मर रहे थे, इंसेक्ट्स माइक्रोब्स मर रहे थे इंसेक्ट से, तो बैक्टीरिया इवॉल्व हो गए अगेंस्ट इंसेक्ट, और उन्होंने अपने स्पोर्स में क्या एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया? एक इनएक्टिव स्टेट में टॉक्सिन। अगर वो टॉक्सिन को एक्टिव स्टेट में डालता तो स्पोर खुद मर सकता था। वो हो सकता है कि वो स्पोर खुद भी किल हो जाए, जो स्पोर के अंदर जो नया बैक्टीरिया बन रहा था वो मर जाए। तो उसने कैसी फॉर्म में डाला? उसे इनएक्टिव फॉर्म में डाला, जिसे हमने क्या बोला? इनएक्टिव टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन एक्टिवेट कब होगा? एल्कलाइनिक कंडीशंस में, जो उसको स्पोर के अंदर नहीं मिलती। वो कहां मिलेंगी? इंसेक्ट के। तो जब इंसेक्ट खाएगा स्पोर को और उसके गट में ये स्पोर जाएंगे और गट के एंजाइम्स इन स्पोर को रप्चर करेंगे, तो उसमें से बाहर निकलाएगा एक तो जो नए बैक्टीरियल सेल्स बन रहे हैं वो, और दूसरा बाहर निकलेगा इनएक्टिव टॉक्सिन। और वो इनएक्टिव टॉक्सिन ऐसी कंडीशन में एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोटीन बन जाएगा। और वो क्रिस्टल प्रोटीन क्या करेगा? क्राई प्रोटीन क्रिएट pores on मिडगट एपिथेलियम। मिडगट की जो एपिथेलियम लेयर है इंसेक्ट के, उसमें पोर्स को क्रिएट कर देगा वो। ठीक है, एंड कॉज सेल लाइसिस। जो एपिथेलियम के सेल्स थे उनकी ब्रेकडाउन कर देगा। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, उन सेल्स को मार देगा, जिससे पोर्स बन जाएंगे एपिथेलियम में। तो जो मिडगट होती है इंसेक्ट की, उसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना। अगर मिडगट ही डैमेज हो जाएगी तो क्या इंसेक्ट अपने फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा? या एब्जॉर्ब कर पाएगा डाइजेस्टेड फूड को? तो जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली। वो फूड को खा भले ही लेगा लेकिन उसको डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो मिडगट अगर डैमेज होगी तो इंसेक्ट विल डाई। वो खाना खाएगा जरूर लेकिन उसे ना डाइजेस्ट कर पाएगा ना एब्जॉर्ब कर पाएगा, उससे उसकी डेथ होगी इंसेक्ट की। एल्कलाइन कंडीशन में, जो एल्कलाइनिक कंडीशन होती है उसमें ये इनएक्टिव स्टेट वाला जो प्रोटीन था वो डिसॉल्व हो जाता है या सोल्यूबलाइज हो जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है।
उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे जिससे वो एक्टिवेट होगा। ये आगे समझ में इतना? अब इस बैक्टीरिया पे फिर रिसर्च का काम स्टार्ट हो गया। ये बैक्टीरिया जो है वो मार रहा है इंसेक्ट्स को, कैसे मार रहा है? तो पता चला कि ये कोई क्रिस्टल प्रोटीन है, वो एक्टिवेट हो जाता है अल्कलाइनिक कंडीशन में। फिर इस बैक्टीरिया की अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं, बीटी की अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं। उन अलग अलग स्ट्रेन्स को एनालाइज किया गया कि चेक करने के लिए कि सब में एक ही तरह का क्रिस्टल प्रोटीन है या अलग अलग तरह के क्रिस्टल प्रोटीन है। तो पता चला इनमें अलग अलग टाइप के क्रिस्टल प्रोटीन होते हैं, तो अलग ही टॉक्सिन रिलीज कर रहे होंगे वो स्ट्रेन्स। तो एक दो के एग्जांपल मैं देता हूं। एग्जांपल्स ऑफ क्राई प्रोटीन। जैसे दो क्राई प्रोटीन्स आइडेंटिफाई किए गए, एक का नेम है फ्यूरियोसाइड, दूसरे का नेम है स्पोरीन। फ्यूरियोसाइड एंड स्पोरीन। इनके मोड ऑफ एक्शन भी अलग अलग होते हैं। जो ऊपर मैंने लिखवाया वो है जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। इन दोनों के मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है, मैं बता देता हूं। इट ब्लॉक्स आयन ट्रांसपोर्ट इन मिडगट epithelium. This inhibits absorption. This inhibits absorption. जैसे मान लो कि उसके एपिथेलियम पे सोडियम आयन चैनल लगा हुआ है कोई, जो सोडियम आयंस को इनटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है। उस आयन चैनल को ब्लॉक कर दिया थ्यूरियोसाइड ने, तो क्या वो आयंस को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर होगी, एब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगी। तो फूड को अगर एब्जॉर्ब ही नहीं वो कर पाएगा तो उसकी डेथ अल्टीमेटली हो जाएगी। दूसरा लिखो स्पोरीन। इट डैमेजेस मिडगट एपिथेलियम। ये पोर्स को क्रिएट करता है, एंड क्रिएट पोर्स, जो हमने पॉइंट ऊपर लिखा था। तो वो स्पोरीन के रिस्पेक्ट में हो गया, तो जिससे ना डाइजेशन होगी ना ही एब्जॉर्प्शन होगी, उसमें दोनों ही हो गए। आगे समझ में? yes. मुझे बताओ, क्या ये एंडोटॉक्सिन अगर ह्यूमंस के इनसाइड चला जाए तो क्या वो एक्टिवेट हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे स्टमक की कंडीशंस कैसी? वो स्टमक के एसिड में ये एंडोटॉक्सिन खुद ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। लिखो, इसे अलग से लिख लो। एंडोटॉक्सिन if taken by humans will break down in acid of stomach. हमारे स्टमक के एसिड में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा ह्यूमन के ऊपर इस टॉक्सिन का। आगे है समझ में इतना? तो ये तो रहा बैसिलस बैक्टीरिया के बारे में, वो किस तरह से किल कर रहा है एक इंसेक्ट को।
अब इस नॉलेज को हमें यूज करते हुए बायोटेक में यूज करना है, ताकि हम ऐसे प्लांट्स बना सकें जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये बैक्टीरिया खुद इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। हम इससे प्लांट को भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। अगर ये प्लांट एंडोटॉक्सिन बनाने लगे, ऐसे बायोटेक से हमने इंजीनियर्ड प्लांट्स बनाए जो एंडोटॉक्सिन बना रहे हैं, तो अगर इंसेक्ट प्लांट को खाएगा और एंडोटॉक्सिन इंसेक्ट ने खा लिया तो वो खुद मर जाएगा, प्लांट को खाने से ही इंसेक्ट मर जाएगा। आगे समझ में? तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंडोटॉक्सिन प्लांट में एक्सप्रेस करवाना है। तो ये देखा गया कि ये टॉक्सिन जो होता है ये तो एक प्रोटीन है, प्रोटीन का तो डीएनए भी होता है। तो इस बैक्टीरिया के डीएनए पे रिसर्च स्टार्ट होगी कि इस बैक्टीरिया में वो कौन सा जीन है जो इस प्रोटीन को कोड करेगा। तो बहुत सारे जीन आइडेंटिफाई हुए अलग अलग स्ट्रेन्स में, क्योंकि अलग अलग टॉक्सिन होते हैं तो जीन भी अलग अलग होंगे उनके। तो उन सबको बोलते हैं क्राई जीन्स, ठीक है, जो अलग अलग टॉक्सिन्स को कोड करते हैं। लिखो इस पॉइंट को। वेरियस क्राई जीन्स, इस बार क्राई जब लिखो तो स्मॉल सी से लिखना, क्राई में स्मॉल सी लिखना। वेरियस क्राई जीन्स वर आइडेंटिफाइड in BT strains. जैसे जब स्मॉल सी से स्टार्ट हो ना क्राई, तो समझ जाना वो जीन की बात कर रहा है। लेकिन अगर क्राई लिख रखा हो कैपिटल सी वाला, कैपिटल सी वाला, तो वो प्रोटीन की बात करता है। आए पॉइंट समझ में? yes, sir. ये देखो यहाँ पर एक क्राइजीन का नेम लिखा हुआ है, एक का है स्मॉल सी से। अगर वो स्मॉल सी से है तो वो जीन की बात करता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्राई जीन को आइडेंटिफाई किया गया बीटी की स्ट्रेन्स में, और उन जीन को देन इंसर्ट कर दिया इनसाइड प्लांट सेल्स। कौन सा वेक्टर मेथड यूज किया? एग्रोबैक्टीरियम मेथड। वेरियस क्राई जीन्स वर आइडेंटिफाइड इन बीटी स्ट्रेन्स एंड inserted in plant cells using agrobacterium method। कोई एग्रोबैक्टीरियम मेथड बताएगा क्या करते हैं इसमें? कोई एक बताओ पहले, जिसको आता हो बता दो। हाँ परी बता। इसके अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम है इसके साथ कल्चर करते हैं कुछ प्लांट सेल्स को और फिर उससे बनाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर क्या होता है? फिर इसके अंदर प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम में? टीआई प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड में हम क्या डालेंगे? फिर उसके अंदर अपना फॉरेन डीएनए हम उसमें क्राइजीन डाल देंगे टीआई प्लाज्मिड में, और टीआई प्लाज्मिड से क्या रिमूव करेंगे? टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए को रिमूव करेंगे और क्राइजीन को डाल देंगे, तो ये मॉडिफाई होगा हमारा टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड को फिर किस में डालेंगे? पहले एग्रोबैक्टीरियम में। फिर उस एग्रोबैक्टीरियम को कल्चर करेंगे किसके साथ? प्लांट सेल्स के साथ। फिर क्या करेंगे? टिश्यू कल्चर करेंगे उसे। टिश्यू कल्चर में जो प्लांट्स मॉडिफाई हुए वो ग्रो हो जाएंगे, उसको लैब से फील्ड्स में ले आएंगे, वही प्लांट क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? बीटी क्रॉप। आपने उस जीन को इंसर्ट कर दिया इनसाइड प्लांट। आगे समझ में? ऐसे बहुत सारे क्राइजीन्स आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन ये डिस्क्लोज्ड नहीं है कौन कौन से क्राइजीन मिले, ठीक है। एक कंपनी है अमेरिका की, एक प्राइवेट कंपनी अमेरिका की, उसने इन क्राइजीन्स को आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले। बायोटेक की कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है,
उसका नाम है मॉन्सेंटो। ठीक है, वर्ल्ड की बायोटेक की सबसे बड़ी कंपनी है ये, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस कंपनी ने सबसे पहले बीटी क्रॉप्स बनाई थी। इन्होंने ही ये बैक्टीरिया को स्टडी किया था, बैसिलस को। इन्होंने ही क्राइजीन को आइडेंटिफाई किया, और इनके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्राइजीन्स आइसोलेटेड है, और उन्हीं से ये बीटी क्रॉप्स बनवाते हैं। इस कंपनी ने ही सबसे पहले वर्ल्ड में बीटी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो क्राइजीन्स जैसे कुछ के नेम पता है, एक है क्राई 1 AB, दूसरा है क्राई 2 AB और क्राई 1 AC। ये 3 क्राइजीन्स हो गए जो आइडेंटिफाइड है। इन क्राइजीन से क्रिस्टल प्रोटीन बनेंगे जो टॉक्सिन है। अब वो क्रिस्टल प्रोटीन किसे किल करता है? यूज टू किल कॉर्न बोरर इंसेक्ट। जो इंसेक्ट इससे किल होता है वो है कॉर्न बोरर। और क्राई 1 AB और क्राई 1 AC, इनसे जो टॉक्सिन बनेगा, यूज टू किल कॉटन बॉलवॉर्म इंसेक्ट। उससे कॉटन बॉलवॉर्म्स की डेथ करवाते हैं। तो ये क्राइजीन्स के एग्जांपल हो गए जो आइडेंटिफाई किए गए, और प्लांट्स में उसे हम एग्रोबैक्टीरियम मेथड से इंसर्ट कर सकते हैं। किस कंपनी ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया? मॉन्सेंटो ने। ठीक है, तो इससे इन्होंने क्या किया, मॉन्सेंटो ने वेरियस बीटी क्रॉप्स बना दी। वेरियस बीटी क्रॉप्स वर मेड सच एज, सबसे जो वाइडली यूज्ड होती है वो है बीटी कॉटन। इसके अलावा बीटी कॉर्न भी होता है, बीटी ब्रिंजल, और भी बहुत सारे बीटी हैं, बीटी टोमेटो, पोटैटो, पता नहीं बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा। बताओ, अगर बीटी कॉटन बनाना है, क्वेश्चन आता है कि बीटी कॉटन हमें बनाना है तो कौन सा क्राइजीन इंसर्ट करेंगे? क्राई 2 AB और क्राई 1 AC, क्योंकि वो किसे किल कर रहा है? उस इंसेक्ट को जो कॉटन को डैमेज कर रहा है। बीटी कॉर्न में क्या डालेंगे? क्राई 1 AB डालेंगे, क्योंकि वो किल करता है कौन? बोरर को। बिल्कुल सही। ऐसे और बहुत सारे अलग जीन्स होंगे जिन्हें आइडेंटिफाई करके अलग अलग क्रॉप्स में डाला गया। जिस क्रॉप को जो इंसेक्ट डैमेज करता है उसके स्पेसिफिक जीन डाल दिया। आगे समझ में? अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बता देता हूँ। जैसे मॉन्सेंटो इंडिया में आई थी अर्ली 2000 में। ठीक है, महाराष्ट्र में एक कंपनी है माहेको, बहुत बड़ी एक सीड और फर्टिलाइजर कंपनी है माहेको नाम से। उसको परचेज कर लिया मॉन्सेंटो ने, और उसके थ्रू वो इंडिया में एंटर होगी ये कंपनी। और इन्होंने ये बोला कि हम कॉटन के हाई यील्डिंग पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट सीड्स हम सेल करेंगे मार्केट में। और उस सीड की प्राइस भी इन्होंने ज्यादा रखा, लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा था नॉर्मल कॉटन के सीड से। क्यों? क्योंकि वो बायोटेक से मॉडिफाइड था, और ये बोलकर कि इससे आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत सारे फार्मर्स जो कॉटन उगाते हैं वो मिलते हैं गुजरात में, मिलते हैं जो डेकनी सॉइल होती है गुजरात में, आंध्रा में। ठीक है, वहां पर कॉटन उगता है, डेकनी या क्ले रिच सॉइल होती है। तो वहां पर बहुत सारे फार्मर्स ने लोन लिया
इस बीटी कॉटन के सीड को खरीदने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जो इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट्स में भी रेजिस्टेंस होती है ना, कुछ ग्रुप ऐसा होता है जो पहले से सेल्फ रेजिस्टेंट थे वो उन टॉक्सिन से, वो पहले से जो रेजिस्टेंट इंसेक्ट थे वो सेलेक्ट हो गए। तो भले ही फार्मर्स ने लोन लिया था और परचेज करने के लिए ये हाई कॉस्टली सीड्स को, लेकिन वो भी फिर भी फर्दर डैमेज हो गए इंसेक्ट से। ठीक है, तो उस टाइम पे 2003 से 2005 के बीच में बहुत सारे फार्मर सुसाइड हुए थे इंडिया में। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र रीजन्स में, क्योंकि उनकी कॉटन की जो फसल थी वो खराब हो गई। फिर बाद में मॉन्सेंटो ने क्या किया, उन्होंने एक जीन की बजाय बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉक्सिन के जीन एक ही प्लांट सेल में डाल दिए। एक क्राइजीन की बजाय बहुत सारे अलग अलग डाल दिए, 3 से 4 डाल दिए जैसे। तो अगर वो इंसेक्ट अगर एक टॉक्सिन के रेजिस्टेंट था तो दूसरे टॉक्सिन से मर जाता था। इस तरह से उन्होंने इसको कंपेंसेट किया था। ठीक है, आज इंडिया में 90% जो कॉटन उगता है वो बीटी कॉटन होता है, बायोटेक से मॉडिफाइड है। इंडिया में जैसे बीटी ब्रिंजल भी आया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि ब्रिंजल तो खाया जाता है ना, कॉटन तो पहना जाता है। तो जो उनका कंसर्न ये है कि कोई फॉरेन डीएनए हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। फॉरेन डीएनए किसका फॉरेन डीएनए? बैक्टीरिया का डीएनए। हम फूड के थ्रू इसे इनटेक नहीं करना चाहते, ये कंसर्न है। हम उसको आउटर बॉडीज पे पहन सकते हैं कॉटन के थ्रू, लेकिन हम उसको फूड के थ्रू इनटेक नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बीटी क्रॉप्स को खाते भी हैं। जैसे बांग्लादेश में पिछले 7 से 8 सालों से बीटी ब्रिंजल खाया जा रहा है। वहां जितना भी बैंगन उगता है वो बीटी है। ठीक है, यूएस में तो कॉर्न भी बीटी होता है, और टोमेटो भी, पोटैटो भी, और बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो सब बीटी से एनहेंस्ड है वो। ठीक है, ताकि फार्मर को इंसेक्टिसाइड का यूज ना करना पड़े। नहीं, उन लोगों का बस यही कंसर्न रहता है कि जैसे मान लो वो बच गया, ठीक है, और हमारे गट में भी बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया में वो डीएनए ट्रांसफर हो गया, मतलब इस तरह की कंसर्न है कि बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो गया, तो कोई फॉरेन डीएनए ह्यूमन बींग्स के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में चला गया। इस तरह के उनके कुछ कंसर्न रहते हैं, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। सच क्रॉप्स आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है ना ये क्रॉप्स। other genus of insects which can be killed by BT टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन से हम जो दूसरे अदर जीनस है इंसेक्ट्स के, किस किस को किल कर सकते हैं। जैसे 3 जीनस आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्हें हम किल कर सकते हैं। लेपिडोसाइरन, कोलियोप्टेरन और डिप्टेरन। ये 3 इंसेक्ट्स के जीनस हैं, अलग अलग इंसेक्ट के, जिसे हम बीटी टॉक्सिन से किल करवा सकते हैं। लेपिडोसाइरन में आ जाते हैं टोबैको बड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, ये इंसेक्ट आ गए। इसमें आते हैं बीटल्स कोलियोप्टेरन में, और डिप्टेरन में आते हैं मस्कीटो और फ्लाइज, जैसे हाउस फ्लाई होगी। इन सबको भी टारगेट किया जा सकता है बीटी टॉक्सिन से।
आ गया बीटी टॉप क्रॉप समझ में? यस सर। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगी एग्रीकल्चर में। तो इसमें हमने एक फॉरेन जीन को प्लांट में इंसर्ट किया। यस सर। अब सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बनाने के लिए मेन पर्पस क्या था कि जैसे जो राइस होता है उसमें विटामिन ए नहीं मिलता, विटामिन ए से डेफिशिएंट होता है राइस, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से बच्चों में हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। अगर अर्ली एज में विटामिन ए की कमी हो तो उनके जो रॉड कॉर्न सेल्स के पिगमेंट होते हैं वो नहीं बनते, जिससे बच्चे हो जाएंगे नाइट ब्लाइंड, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। और ऐसा देखा गया अफ्रीकन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वहां पर खाना ज्यादा होता नहीं है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो, और जो खाना मिलता है जैसे राइस खाने को दिए गए, केवल उबले हुए बॉइल्ड राइस खाने को मिल गए। अब राइस में विटामिन ए है नहीं। जैसे इंडिया में क्या करते हैं, दाल के साथ मिक्स करके खाते हैं राइस को, जो दाल होता है उससे हमें विटामिन ए मिल जाता है, लेकिन वहां पर उनको विटामिन ए नहीं मिल रहा, तो केवल बॉइल्ड राइस वो खा रहे हैं। तो वहां पर बच्चों में देखा गया कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गई विटामिन ए की कमी से। तो इसको दूर करने के लिए ऐसे राइस बनाए गए जिनके अंदर विटामिन ए की प्रेजेंस हो, और उसी राइस को क्या नेम दिया गया? गोल्डन राइस। तो ऐसा राइस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट एक्स्ट्रा है, ठीक है, नॉर्मल राइस से। तो क्या किया गया इसमें, अब जो राइस होता है, हमें राइस के स्टेम में, लीफ में, या उसका फ्लावर जो भी है, उसमें हमें विटामिन ए को इंसर्ट नहीं करवाना है। राइस का जो पार्ट खाया जाता है उसमें इंसर्ट करवाने की जरूरत है ना। हम राइस का सीड खाते हैं, तो सीड का जो एंडोस्पर्म है उसमें अगर विटामिन ए होगा तो ह्यूमन को भी मिल जाएगा। तो हमें एंडोस्पर्म में विटामिन ए की प्रेजेंस करवानी थी। तो उसके एंडोस्पर्म को स्टडी करने लगे कि एंडोस्पर्म में कौन से एंजाइम होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो ये पाया गया कि एंडोस्पर्म में 3 एंजाइम्स मिसिंग थे। अगर वो 3 एंजाइम उस एंडोस्पर्म को मिल जाए तो वो अपने आप विटामिन ए बना लेगा। आया पॉइंट समझ में? यस तो उन 3 एंजाइम्स के जो 3 अलग अलग जीन्स थे उनको फॉरेन सोर्स से लिया और प्लांट सेल के अंदर डाल दिया, ताकि राइस के एंडोस्पर्म में क्या बनने लगे? विटामिन। 3 एंजाइम्स में से जो 2 जीन थे, 2 genes were taken from bacteria Arvenia uridivora. अर्वीनिया यूरेडोवोरा, ये बैक्टीरिया का नेम है जिससे 2 जीन उठाए, और एक जीन लिया, 1 जीन फ्रॉम प्लांट डैफोडिल। एक प्लांट से लिया एक जीन, प्लांट का नेम है डैफोडिल, इसका साइंटिफिक नेम है नार्सिसस। नार्सिसस डैफोडिल का। तो 3 जीन ही आइडेंटिफाई हो गए। इनको फिर प्लांट सेल में इंसर्ट करना है। कौन से मेथड से करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम मेथड से। जीन्स वर inserted in rice genome using agrobacterium
यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम मेथड। ठीक है, तो राइस हो गया मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। फिर उस राइस को जब कल्चर करके ग्रो कराया गया और उस राइस पे जो सीड्स आए, राइस के जो सीड आए उस पेड़ के ऊपर, उन सीड का कलर था गोल्डन येलो। गोल्डन येलो कलर के वो सीड्स थे, ठीक है, उस प्लांट के ऊपर। क्यों थे गोल्डन येलो? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन क्या होता है? प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए accumulated in rice endosperm। जो सीड का एंडोस्पर्म था उसमें एक सब्सटेंस बन रहा था, उस सब्सटेंस को क्या बोला? बीटा कैरोटीन। ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। ये आपने कैरोटीन पिगमेंट्स पढ़े होंगे प्लांट में। ये येलो कलर का पिगमेंट होता है और ये विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। इससे क्या बनता है? विटामिन ए। तो सीड के अंदर विटामिन ए नहीं बन रहा था, सीड के अंदर बीटा कैरोटीन बन रहा था। तो जब ये सीड ह्यूमंस ईट करते हैं तो हमारी बॉडी बीटा कैरोटीन से अपने आप क्या बना लेती है? विटामिन ए। तो अल्टीमेटली हमें मिल गया ना राइस से विटामिन ए। बीटा कैरोटीन इज इजिली कन्वर्टेड टू विटामिन ए बाय ह्यूमन बॉडी। और जो बीटा कैरोटीन है ये राइस के सीड को देगा गोल्डन येलो कलर, गिव्स राइस सीड गोल्डन येलो कलर। ठीक है, तो इससे गोल्डन येलो कलर राइस सीड के अंदर आया। पता कैसे चला कि ये 3 जीन वो डालने से आए? उसके एंडोस्पर्म को स्टडी किया गया कि एंडोस्पर्म में कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, और ये देखा गया कि हमें बीटा कैरोटीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो उनको पता चल गया कि ये 3 एंजाइम मिसिंग थे। मान ले किसी एक प्लांट में नेचुरली बीटा कैरोटीन बनता है जो राइस में नहीं बन रहा था, तो उनकी कंपैरिजन कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंजाइम्स मिसिंग थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे हो ना। जो सीड है एक्चुअली उसका कलर येलोइश कलर है बीटा कैरोटीन की वजह से, लेकिन उसको गोल्डन राइस का नेम दिया गया। ठीक है, इसमें बीटा कैरोटीन की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है। आगे समझ में? तो कौन सी बीमारी को दूर करने के लिए बनाया गया था? तो यहां एक लाइन लिख लो, न्यूट्रिएंट एनरिच्ड crop to prevent night blindness। न्यूट्रिएंट एनरिच्ड क्रॉप है ये, इसमें बीटा कैरोटीन है और नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करती है।
न्यूट्रिएंट एनरिच क्रॉप टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये हो गया गोल्डन राइस कंप्लीट। तीसरी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में बायोटेक की, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स। हर्ब्स क्या होती हैं? जो घास फूस उग रही होती है मेन क्रॉप के साइड में, वीड्स भी बोलते हैं ना। और ये अनवांटेड होती हैं, इनका कोई यूज नहीं होता, बल्कि ये क्या करेंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट को ले लेंगी जो न्यूट्रिएंट क्रॉप ने लेने दे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मर क्या करेगा, या तो लेबर लगाएगा वो, और वो उन पत्तों को उखाड़ेंगे जड़ से, या फिर हर्बिसाइड को स्प्रे करेगा ताकि हर्ब्स जो है वो मर जाएं। ठीक है, तो दोनों के केस में एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ रही है ना उसकी, लेबर को लगाने की या हर्बिसाइड को स्प्रे करने की। लेकिन अगर हम ऐसे प्लांट बना दे जो हर्बिसाइड खुद ही बना रहे हो, तो लेबर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर्ब्स को तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आप लिखो एक लाइन, ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड एक हर्बिसाइड है जिसका नेम है ग्लाइफोसेट। इसको और क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड अप। इसका ट्रेड नेम है राउंड अप। ठीक है, ये हर्बिसाइड बनाया था मॉन्सेंटो ने, मेड बाय मॉन्सेंटो, सेम वही कंपनी जिसने बीटी क्रॉप्स बनाई थी। तो इस कंपनी ने एक हर्बिसाइड बनाया ग्लाइफोसेट। ये केमिकल सब्सटेंस है, ये नेचुरली नहीं मिलता, लैब में बनाया गया था। और ये हर्बिसाइड इन्होंने दिया फार्मर्स को यूएस में कि आप इनको वीड्स या हर्ब्स के ऊपर स्प्रे करो, उससे ये वीड्स हर्ब्स मर जाएंगी। तो कुछ सालों तक तो देखा कि ईल्ड भी इंक्रीज होगी और वो वीड्स हर्ब मरने लगी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया, जो ग्लाइफोसेट था वो मेन क्रॉप्स जो थी उनको डैमेज करने लगा। ठीक है, जो जिस फील्ड में ग्लाइफोसेट कॉन्टिन्यूसली यूज हो रहा था, ये देखा गया कि जो मेन क्रॉप थी वो मरने लगी उससे। हो सकता है ग्लाइफोसेट सॉइल में एक्यूमुलेट कर गया हो और वो धीरे धीरे उसकी अमाउंट सॉइल में ज्यादा बढ़ गई हो, और उस ज्यादा अमाउंट से क्या होने लगा, वो प्लांट ही डैमेज हो गए जो मेन क्रॉप आप ग्रो कर रहे थे, जो जिससे ईल्ड अपने आप कम होगी। फिर इस मॉन्सेंटो ने रिसर्च स्टार्ट करी कि पहले तो हमने हर्बिसाइड बनाया है और अब हम ऐसे प्लांट बनाए जो किससे रेजिस्टेंट है, हमारे ही बनाए हुए हर्बिसाइड के रेजिस्टेंट है। आया पॉइंट समझ में? तो पहले तो उन्होंने फार्मर्स को ग्लाइफोसेट बेच के पैसे कमाए, अब वो ऐसे सीड बेच के पैसे कमाएंगे जो ग्लाइफोसेट के रेजिस्टेंट है। तो अब उनको वो एंजाइम ही नहीं मिल रहा जो ग्लाइफोसेट को ब्रेक डाउन कर सकता है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये केमिकल है ना, ये तो लैब में बनाया गया, नेचुरली थोड़ी ना ये पाया जाता है ग्लाइफोसेट। तो बाय चांस इस ग्लाइफोसेट का ब्रेक डाउन वाला बैक्टीरिया बाय चांस कैसे डिस्कवरी हुई थी उसकी, जैसे ग्लाइफोसेट जिस मशीन में लैब में या फैक्ट्री में बनाया जाता था, उस मशीन के अंदर से सफाई हो रही थी, उसके अंदर से सफाई करते वक्त कुछ बैक्टीरिया मिले, ठीक है, एक जगह पर। उस बैक्टीरिया से, वो ऐसे बैक्टीरिया थे जो ग्लाइफोसेट के ऊपर फीड करते थे। जिस मशीन में ग्लाइफोसेट बनता था उसी के अंदर से कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिले जो ग्लाइफोसेट की ब्रेक डाउन करते थे। उन बैक्टीरिया से उस एंजाइम को निकाला या डीएनए को आइसोलेट किया, और वो डीएनए फिर प्लांट्स में डालना स्टार्ट किया, क्योंकि वो ऐसा एंजाइम बनवाएगा जो ग्लाइफोसेट की क्या कर देगा,
तो जिससे मेन क्रॉप को डैमेज होगा हर्बिसाइड के यूज से? नहीं होगा। लिखो इस पॉइंट को। फर्दर जो केमिकल हर्ब्स बना रहे हैं सर, उसी के रेजिस्टेंस अगर प्लांट को बना रहे हैं तो ये दोनों हर्ब्स जो केमिकल बना रहे हैं, हर्ब्स तो नहीं बना रहे कोई केमिकल। इस वजह से ये डिस्ट्रॉय मतलब वो तो हर्ब्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा था ये ग्लाइफोसेट, ये मेन क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। मतलब हर्ब नुकसान नहीं करे, बस न्यूट्रिएंट नहीं होते। हाँ न्यूट्री, वो तो सॉइल के फर्टिलाइजर वगैरह को या वाटर को ले जाएगा हर्ब्स, जो हम मेन क्रॉप के लिए दे रहे थे, उससे यील्ड कम हो जाती है। तो उसके लिए वो हर्बिसाइड स्प्रे करता था, लेकिन हर्बिसाइड से मेन क्रॉप डैमेज हो रही है। तो हम ऐसे प्लांट बना देते हैं जो हर्बिसाइड के रेजिस्टेंट हो, तो हर्बिसाइड को आप यूज कर पाओगे क्रॉप्स को मारने के लिए। फर्दर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट plants were made which carry foreign gene to prevent glyphosate action, to prevent glyphosate action। तो जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए, इनमें वो फॉरेन जीन है जो ग्लाइफोसेट के एक्शन से बचाता है प्लांट को। आ गया ये समझ में? अब इसमें एक क्वेश्चन नीट में आया था 2014 में, 2014 में। क्या क्वेश्चन था उसमें? यही पूछा था कि कोई हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है, तो उसमें कौन से हर्बिसाइड के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट है? क्या आंसर होगा? ग्लाइफोसेट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है, दूसरा क्वेश्चन है कि कोई एक फार्मर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स को यूज करता है, तो किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है? जो ग्लाइको जो हर्बिसाइड है वो प्लांट पे असर, उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं, कि जो हर्बिसाइड है वो ग्रो ना हो, वो जो हर्ब्स है वो ग्रो ना हो, वो हर्बिसाइड्स का स्प्रे कर सके, यील्ड इंक्रीज हो सके मेन क्रॉप की। ये बहुत सारे पर्पस हैं। एक सबसे मेन पर्पस ये है कि उसे लेबर ना लगानी पड़े हर्ब्स को जड़ से उखाड़ने के लिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। वो खुद ही स्प्रे कर देगा हर्बिसाइड को, उसकी वो कॉस्ट कम लेगा। अगर वो लेबर लगाएगा, 5 लोग को उसने लगाया कि मेरे खेत में जाके सारी वीड्स तोड़ कर लाओ, तो वो ज्यादा पैसे मांगेंगे, और इस हर्बिसाइड की कॉस्ट कम है। तो मेन पर्पस, सबसे मेन पर्पस क्या होगा कि उसको बाहर से कोई लेबर ना लगानी पड़े हर्ब्स को फाड़ने के लिए, वो खुद ही हर्बिसाइड के स्प्रे करके सारे हर्ब्स को मार दे। आए समझ में? Their use prevent the need of extra labor requirement to remove herbs। एक्स्ट्रा लेबर अब नहीं चाहिए हर्ब्स को रिमूव करने के लिए। आ गया इस समझ में? नेक्स्ट। ये उसी के रेजिस्टेंट होगा ना जो हम यूज कर रहे हैं हर्बिसाइड। हाँ हाँ, और ये आज तक चलता आ रहा है। ये 1980s में स्टार्ट हुआ था, और आज तक ये यूएस में जितनी भी क्रॉप्स हैं उसको ग्लाइफोसेट यूज करते हैं, और वो सारी हर्बिसाइड या ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं। ग्लाइफोसेट अकेले ही है? ग्लाइफोसेट के अलावा और भी केमिकल होते हैं, सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही होता है। आप कोई भी उठा लेना हर्बिसाइड इंडिया में जो मिल रहा हो, उसके लेबल में पढ़ना ग्लाइफोसेट लिखा मिलेगा। कोई भी हर्बिसाइड उठाओ,
नेक्स्ट फोर्थ है यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिससे हम मेडिसिन बनवा सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एक मेडिसिन होती है एंटी क्लोटिंग प्रोटीन होता है एक, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन का नाम है हिरुडिन। ये हमें जिस एनिमल से मिलता है वो एनिमल है लीच। लीच जो होती है वो ब्लड को सक करती हैं, ठीक है, और वो ब्लड को सक करने के लिए एक एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस रिलीज करती हैं अपने होस्ट की बॉडी पे, ताकि उसका ब्लड क्लॉट ना हो और उसे ब्लड मिलता रहे सक करने के लिए, ठीक है। अब हिरुडिन प्रोटीन का जीन हमें लीच से हम कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कट कर सकते? क्योंकि वहां पर वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही नहीं होते जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को चाहिए कट करने को। तो हमें पूरा का पूरा जीन वो कट नहीं हो सकता, हालांकि उसके जीनोम में वो आइडेंटिफाइड है, लीच के जीनोम में, कि कौन सा जीन है हिरुडिन का, लेकिन हम उसे कट नहीं कर सकते उसके जीनोम से। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वो जीन लैब में सिंथेटिकली बनाना पड़ेगा। उसका बेस पेयर सीक्वेंस हमने रीड कर लिया उसके जीनोम से, और लैब में वैसे ही बेस पेयर्स को जोड़ के सेम वो जीन लैब में बना दिया, जो भी सीक्वेंसेस ATGC में से रहे होंगे, ठीक है। तो सिंथेटिकली इस जीन का DNA बनाया गया और देन उसको प्लांट में इंसर्ट किया गया। लिखो यहां पर, हिरुडिन जीन was synthetically made in lab and inserted in ब्रासिका नेपस, NAPUS, ब्रासिका नेपस। ये होता है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड हो गया राई, ठीक है, मस्टर्ड है। मस्टर्ड प्लांट में इसके सिंथेटिकली मेड हिरुडिन को डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि जो मस्टर्ड के सीड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, एक प्लांट से हमें बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस जीन को उसके प्लांट के सीड में एक्सप्रेस करवाया। तो जब सीड उस प्लांट से हमें मिलेगा, उसी सीड के अंदर कौन सा प्रोटीन होगा? हिरुडिन प्रोटीन। तो उसके सीड को तो हम प्लांट से अलग कर ही लेंगे, प्लांट एज इट इज रहेगा। वो नेक्स्ट जनरेशन में जब दोबारा नए सीड आएंगे उस पर, फिर उनको उनसे भी हमें हिरुडिन मिल जाएगा। तो जो सीड अलग करेंगे उन सीड्स को पाउडर फॉर्म में बना के उससे प्यूरिफाई कर लेंगे, जो उसके अंदर प्रोटीन था, हिरुडिन प्रोटीन। आया समझ में? तो हम यहाँ पर प्लांट के सीड को एज बायोरिएक्टर या एज फैक्ट्री यूज कर रहे, जिससे हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है हिरुडिन, वो हमें मिल पा रहा है, ठीक है। तो हमने प्लांट्स को एज फैक्ट्री यहाँ पर यूज किया है। हिरुडिन accumulates in seed of mustard plant, और उसी सीड से उसको प्यूरिफाई कर लिया, एंड देन प्यूरिफाइड। हमने यहाँ पर सिंथेटिक जीन इसलिए बनाया क्योंकि नेचुरली लीच का जो DNA होता है, ये हिरुडिन जीन, उसमें कोई पैलिंड्रोम सीक्वेंस नहीं होता जिससे हम उसे उसके जीनोम से कट कर सके या अलग कर सके। तो हमें फिर वो लैब में बनाना पड़ा। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट
फ्यूल रिसोर्स। alternate fuel resource, इसमें आप लिखो हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम ऑयल सीड्स are generally used in डिटर्जेंट्स। जैसे बहुत सारे ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे हमें ऑयल मिलते हैं, ठीक है, उनमें से ही कुछ ऑयल सीड से जो हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं उनको डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। बट these सीड्स आर मॉडिफाइड, इन्हीं ऑयल सीड्स को मॉडिफाई किया गया। these सीड्स आर मॉडिफाइड टू कंटेन फैटी एसिड्स for fuel generation, for biofuel generation, biofuel generation through microbes। तो इन ऑयल सीड्स का एक ऑल्टरनेट यूज, डिफरेंट यूज क्या हो सकता है, उन्हें डिटर्जेंट में यूज करने के बजाय हमने उसको थोड़ा बहुत ऐसे केमिकली मॉडिफाई किया कि उसमें वो फैटी एसिड बनने लगे जो माइक्रोब्स को चाहिए बायोफ्यूल बनाने के लिए। तो वैसे तो उससे डिटर्जेंट बनते थे, अब उससे बायोफ्यूल भी बन रहा है उन्हीं ऑयल सीड से। आया पॉइंट समझ में? तो ये हो गया ऑल्टरनेट फ्यूल रिसोर्स। ठीक है, तो ये 5 टेक्निक्स हो गई एग्रीकल्चर में जिनमें हम किसी एक फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये जीन एडिशन टेक्निक्स है। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से हम एक प्लांट सेल के डीएनए को उसको फंक्शन करने से रोक सकते हैं या प्लांट सेल के जीन को साइलेंट कर सकते हैं ताकि वो एक्सप्रेस ना हो और डीएनए का फंक्शन लॉस हो जाए। ठीक है, वो टेक्निक पढ़ते हैं। टेक्निक का नेम जैसे एक बायोरिएक्टर में वो डाल दिया ऑयल सीड से जो हमें फैटी एसिड्स मिले वो डाल दिया बायोरिएक्टर में और माइक्रोब को भी डाल दिया उसमें, वो बनाएगा उससे फ्यूल। ठीक है, नॉर्मली उससे क्या बनवा रहे थे, डिटर्जेंट बनवा रहे थे उन हाइड्रोकार्बन्स को लैब में केमिकल फैक्ट्री में यूज करके। अब उससे कुछ और बनवा रहे हैं। जीन सब्सट्रैक्शन टेक्निक, इस टेक्निक को आरएनएआई बोलते हैं। आरएनएआई आरएनएआई होता है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस या फिर इसे और बहुत सारे नेम दिए गए हैं, जैसे इसको जीन साइलेंसिंग टेक्निक बोलते हैं। जीन साइलेंसिंग टेक्निक, इसको
एंटीसेंस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। जो आरएनए आई है, ये सबसे पहले एक वर्म में डिस्कवर हुआ था। डिस्कवर्ड बाय एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो, इन्होंने डिस्कवर किया था 1998 में। इन सीनोरैप्टाइटिस, सीनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, इस वर्म को सिंपली सी एलिगेंस बोलते हैं, ठीक है, सीनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। तो इसमें सबसे पहले डिस्कवर किया था इन्होंने आरएनएआई टेक्निक को। इन्हें नोबेल प्राइज बाद में मिला था इन दोनों को। बाद में पता चला ये आरएनएआई केवल इस सी एलिगेंस में नहीं होती, ये हर यूकैरियोटिक सेल में होती है। लेटर ऑन आरएनएआई was discovered in every यूकैरियोटिक सेल। ये पता चला आरएनएआई तो हर यूकैरियोटिक सेल में अक्कर करती है। ये प्रोकैरियोट्स में आरएनएआई काम नहीं करती है। ये टेक्निक यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे फंगल सेल हो, कोई भी सेल हो, आरएनएआई उसमें अक्कर कर सकती है, चाहे वो हमारी बॉडी का सेल क्यों ना हो, ह्यूमन सेल, आरएनएआई उसमें भी अक्कर करती है। तो पहले हम इस टेक्निक को समझते हैं, ये आरएनएआई होता क्या है, फिर इसको देखेंगे बायोटेक में हम कैसे यूज करते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से पढ़ते हैं इसे।
तो मैंने बनाया ये कोई भी यूकैरियोटिक सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है और उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब समझते हैं आरएनए कैसे काम करती है। जैसे हमारे डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो एक डीएनए का पीस मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लियस में। इस डीएनए से आगे बनता है न्यूक्लियस के अंदर ही इस डीएनए में आगे बनता है ये सब्सटेंस, इसे बोलते हैं प्री एसएच आरएनए। एक टाइप का आरएनए है जिसे बोला है प्री एसएच आरएनए। प्री एसएच आरएनए, प्री एसएच आरएनए से फिर फर्दर आगे बनेगा एसएच आरएनए। प्री एसएच आरएनए से बना एसएच आरएनए। ये जो एसएच आरएनए बना है, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ गया। वो एक न्यूक्लियर पोर है, कोई न्यूक्लियर पोर, जिससे निकल के वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। इतना समझ में आया? डीएनए से आरएनए बनता है तो कौन सी टेक्निक होती है? यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। डीएनए से एसएचआरएनए बना, प्री एसएचआरएनए। प्री एसएचआरएनए मॉडिफाई होकर बना एसएचआरएनए। दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, जो एसएचआरएनए बना है उस पे फर्दर आगे एक एंजाइम एक्ट करता है। एंजाइम का नेम है डाइसर। इनके बारे में अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, एंजाइम का नेम है डाइसर। ये डाइसर इस एसएचआरएनए का क्या करेगा? देखो, एसएचआरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें लूप नजर आ रहा है। अगर ये लूप यहां से ब्रेक डाउन हो जाए तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा। ये डबल स्ट्रैंडेड तो है यहाँ पर। तो डाइसर ने क्या किया? इस लूप को हटा दिया तो बच गया ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये 5 प्राइम इसका एंड, ये 3 प्राइम, फिर ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। इसे बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर इसका दूसरा नाम है एसआई आरएनए। एसआई आरएनए। आरएनए आपने शायद पढ़ा हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो एमआरएनए होता है जिससे प्रोटीन बनते हैं। इन सब से क्या प्रोटीन बनते हैं? एसएच और एसआई से इनसे प्रोटीन नहीं बनते। एक आरआरएनए भी होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। एक टीआरएनए भी होता है, और ये छोटे छोटे आरएनए हैं, ये जो बाकी जितने भी हैं।
तो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया साइटोप्लाज्म में। फिर क्या होता है, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से जो इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है वो यहां से खत्म हो जाता है, निकल जाता है। तो कौन सा स्ट्रैंड बचता है? 3 से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड। बताओ इनमें से सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड कौन सा होता है? सेंस बताओ कौन सा होता है? सेंस स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करें। 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला। सेंस वाला वो होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, 5 से 3 प्राइम। और एंटी सेंस कौन सा होगा? जो करता है। 3 से 5 प्राइम होगा एंटी सेंस। तो केवल एंटी सेंस स्ट्रैंड बचता है और उसका सेंस स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहां पर आप लिखो सेंस स्ट्रैंड इज डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है, बाकी सारे आरएनए होते हैं सिंगल स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड इज डिस्ट्रॉयड, तो बचा केवल एंटी सेंस स्ट्रैंड 5 से 3 प्राइम। इस एंटी सेंस के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर आके एक एंजाइम अटैच हो जाता है। एंटी सेंस पे क्या अटैच हो गया? एक एंजाइम। एंजाइम का नेम है आर्गोनॉट। एंजाइम का नेम है आर्गोनॉट। एक तो इसमें आर्गोनॉट एंजाइम हो गया, और दूसरा क्या है इसमें? दूसरा इसमें एंटी सेंस स्ट्रैंड है। एक तो एंटी सेंस स्ट्रैंड है 3 से 5 प्राइम, और दूसरा क्या है? आर्गोनॉट। इन दोनों से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स रिस्क, RICS RNA induced silencing, RNA induced silencing कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बना है जिसे हमने बोला रिस्क, RNA induced silencing कॉम्प्लेक्स। रिस्क में क्या क्या आ गया? आर्गोनॉट और एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये रिस्क साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा, वेट करेगा कब तक इसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए या एमआरएनए नहीं मिलता। ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम आरएनए पे जो बाइंड कर सके, वो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए इसको कब तक नहीं मिलता। मान लो इसको वो मिल गया तो क्या होगा? यहां पर आप लिखें रिस्क सर्कुलेट in cytoplasm, circulate in cytoplasm and searches for complementary mRNA। ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री mRNA को सर्च करता है और साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट करेगा। तो मान लो इसको मिल गया वो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये है वो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए। उस पे क्या होगा सीक्वेंस? 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये वो एमआरएनए था, और इस एमआरएनए से अटैच हो गया क्या? रिस्क। रिस्क में तो एक सीक्वेंस था 3 प्राइम से 5 प्राइम एंटी सेंस वाले का, और उसके ऊपर कौन सा एंजाइम था? आर्गोनोट। वो रिस्क के साथ अटैच हो गया। फिर क्या हुआ? आर्गोनोट एंजाइम क्या करेगा? इस एमआरएनए की ब्रेकडाउन कर देगा।
जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला mRNA है उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। आर्गोनॉट breaks down mRNA। ब्रेक्स डाउन mRNA। आर्गोनॉट ने mRNA को ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्या अब आगे प्रोटीन बनेगा? अगर mRNA ब्रेक डाउन हो गया प्रोटीन बन पाएंगे उससे? नहीं बनेंगे। प्रोटीन ही आगे फंक्शन करते हैं ना, जो भी फंक्शन होता है। अगर प्रोटीन नहीं बना तो उस जीन का फंक्शन लॉस हो गया। mRNA बन गया था जीन से, लेकिन आगे प्रोटीन नहीं बन पाया। आ गए समझ में? तो जिसलिए क्या बोला हमने, जीन का फंक्शन क्या कर दिया हमने? साइलेंट कर दिया हमने। फंक्शन को तो एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया हमने, क्योंकि प्रोटीन नहीं बना। कौन सी टेक्निक के थ्रू? आरएनए से इंटरफियर करा के साइलेंट किया हमने। आरएनए कौन सा था? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, siRNA। इसलिए टेक्निक को क्या बोला? आरएनए इंटरफियरेंस। वो इंटरफियरेंस किस में कर रहा है? वो ट्रांसलेट नहीं होने दे रहा। mRNA को ब्रेक डाउन कर दिया उसने, ट्रांसलेशन में इंटरफियरेंस कर रहा है वो। आए पॉइंट समझ में? ब्रेक डाउन आर्गोनॉट एंजाइम है वो कर, कैसे करें? तो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड को उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटता है वो। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्यों बोला? क्योंकि रिस्क में कौन सा स्ट्रैंड है? यहां सेंस स्ट्रैंड का कोई यूज था? सेंस स्ट्रैंड तो mRNA से अटैच करेगा ही नहीं, इसलिए उसका कोई काम नहीं था। जब रिस्क बन रहा होता है तो सेंस स्ट्रैंड रिमूव हो जाता है। तो लिखो यहाँ पर कुछ और, ये जो बातें अपने यहाँ लिखी हुई हैं इसी को लिख लो। यहाँ पर आप लिखो, एक एंजाइम है ड्रोशा, कॉमा डाइसर एंड आर्गोनॉट। ड्रोशा भी बता रहा हूं मैं, एंड आर्गोनॉट आर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो डाइसर तो हमें दिख रहा है डायग्राम में, और आर्गोनॉट भी दिख रहा है। ये सभी एंडोन्यूक्लियस हैं, तो ये न्यूक्लिक एसिड को कट करेंगे। आर्गोनॉट ने किसको कट किया? mRNA को। और डाइसर ने कौन से आरएनए को कट किया था? shRNA को। उसके लूप को कट कर दिया था, जिससे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना। ड्रोशा क्या होता है? ड्रोशा का काम होता है, जैसे प्री shRNA है, उस पे ड्रोशा एक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा shRNA में। डायग्राम में ऊपर डिफरेंस देख लो। प्री एसएच में के पास ये ओवरहैंगिंग्स होती हैं ये, लेकिन वो shRNA के पास नहीं होती। shRNA क्या होता है? shRNA होता है स्मॉल हेयरपिन आरएनए। स्मॉल हेयरपिन आरएनए, हेयरपिन बोलते हैं इस लूप को। ये जो छोटा सा लूप है इसको हेयरपिन कहते हैं, स्मॉल हेयरपिन आरएनए। स्मॉल हेयरपिन पे डाइसर ने एक्ट किया तो क्या बनेगा? siRNA बनता है। इसको लिखो आप स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये इंटरफेयरिंग आरएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये। स्मॉल क्यों है? क्योंकि इसमें 20 से 22 बेस पेयर होते हैं, 20 से 22 बेस पेयर लॉन्ग। इसके 2 स्ट्रैंड है,
सेंस स्ट्रैंड कौन सा बताया था? ये सेंस स्ट्रैंड है ओरिएंटेशन के थ्रू लगती है। और ये वाला होगा एंटी सेंस। अब जैसे 2 स्ट्रैंड तो होने ही है उसमें, ठीक है। अब तो उसमें ये देखेगा कि 5 प्राइम एंड कौन सा होता है। 5 प्राइम एंड स्टार्ट होता है जहां पर फॉस्फेट ग्रुप लगाओ, तो इसके इन एंड पे फॉस्फेट होगा यहाँ, तो उसको हम 5 प्राइम मान लेंगे। और यहाँ पर होगा शुगर होगी, यहाँ फॉस्फेट नहीं होगा, शुगर का 3 प्राइम एंड का OH होगा यहाँ। तो उससे डिसाइड हो जाता है। इसके आगे सेंस और एंटीसेंस है। सेंस एंटी सेंस क्यों हुए? जैसे आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन में जैसे डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, एक इसी तरह से, ठीक है। तो जिस डीएनए के स्ट्रैंड से आगे ट्रांसक्रिप्शन होती है वो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। आया ना? वो एंटी सेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आरएनए बनेगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जो आरएनए बनेगा इस 3 प्राइम से 5 प्राइम से उल्टा होगा। जैसे अगर यहाँ पर एडेनिन है तो आरएनए में यूरेसिल आएगा, लेकिन ऊपर थाइमिन होगा 5 से 3 वाले में, तो उसकी कॉम्प्लीमेंटरिटी तो सेम होगी, इसलिए उसको सेंस बोल दिया। आ गया ना समझ? सेंस वाला जो आरएनए इससे आगे बनेगा ना, उसके सिमिलर होगा उसका डीएनए सीक्वेंस सेंस वाले के आरएनए से। तो यहां पर एंटी सेंस स्ट्रैंड का यूज होता है, सेंस स्ट्रैंड का यहां पर कोई यूज नहीं है। तो आप यहां पर लिखो RNAi is mediated by RNAi is mediated by double stranded RNA called as siRNA। डबल स्ट्रैंडेड RNA से मीडिएट है ये टेक्निक siRNA। अब ये siRNA है जो रिस्क बना है, रिस्क किसकी ब्रेकडाउन करता है? mRNA की। अब mRNA किसका है, कहां से आया? जैसे मान लो कि किसी एक यूकैरियोटिक सेल पे, प्लांट या एनिमल सेल पे किसी वायरस ने अटैक किया, ठीक है, और वायरस ने अपना जीनोम सेल के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट करा दिया, जैसे HIV ने करवाया था, ठीक है। फिर वो क्या करता है? वो अपने mRNA की कॉपीज बाहर भेजता है वायरस, ताकि वो mRNA से अपने वायरल प्रोटीन बनवाए। लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हो गए और उन्होंने क्या किया? रिस्क बनवा लिया वायरस के mRNA को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अगर वायरस का mRNA ब्रेक डाउन हो रहा है रिस्क से, तो क्या वायरस की ग्रोथ कभी होगी? नहीं होगी, और वो होस्ट सेल बच जाएगा ना, यूकैरियोटिक सेल। तो ये टेक्निक इवॉल्व हुई थी यूकैरियोटिक सेल में अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन। वायरस को मारने के लिए टेक्निक इवॉल्व हुई यूकैरियोट में। आया पॉइंट समझ में? लिखो इसे। हमारी बॉडी के आरएनए को तो मार, हमारी बॉडी में जो आरएनए है उसको भी तो काट सकते बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ ये पॉइंट भी। लिखो इसे यहाँ पर। RNAi evolved in eukaryotes against viral infection कैसे काम करेगा? रिस्क breaks down viral mRNA to interfere in its translation। रिस्क ने किसकी ब्रेक डाउन करी? वायरस के mRNA की, जिससे ट्रांसलेशन में इंटरफेरेंस होगी।
यहां तक समझ में आया? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे जो ये एंटीसेंस स्ट्रैंड है रिस्क का, ये वायरस के एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए ना, तभी तो ब्रेक डाउन कर पाएगा। अगर ये मान लो ये एंटीसेंस हमारे खुद के एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए तो ये तो उसको भी ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये रिस्क ऐसा होना चाहिए जो वायरस के एमआरएनए को ब्रेक डाउन करे, हमारे एमआरएनए को ब्रेक डाउन ना करे। तो ये टेक्निक कैसे इवॉल्व होती है, एक लाइन और लिखो यहां पर, सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, siRNA का जो सोर्स है वो कहां से है, is from previous viral infection, is from previous viral infection or from transposons which replicate via RNA, which replicate via reverse transcription, which replicate via reverse transcription. Which replicate via reverse transcription. ट्रांसलेशन को कैसे इंटरप्रेट? एमआरएनए ब्रेक डाउन हो गए ना, एमआरएनए से आगे ट्रांसलेशन होती है, तो अगर एमआरएनए नहीं बचा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगी। कहाँ पे ब्रेक डाउन? साइटोप्लाज्म में, जैसे एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, उसी टाइम रिस्क ने पकड़ लिया उसे, राइबोसोम पे जाने ही नहीं दिया। क्या क्वेश्चन है? मतलब कब कैसे ब्रेक डाउन? आर्गोनोट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, उसने एमआरएनए को ब्रेक डाउन कर दिया, उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया। सिंगल स्ट्रैंडेड है, नहीं, उसके छोटे छोटे पीसीज हो गए। इसमें तो सिर्फ एंटीसेंस स्ट्रैंड रहा है। ब्रेक डाउन एमआरएनए की कर रहे हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड की ब्रेक डाउन नहीं हो रही। एंटीसेंस स्ट्रैंड तो रिस्क है, उसकी ब्रेक डाउन थोड़ी ना करनी है, ये रिस्क तो एज इट इज रहेगा। ये जो एमआरएनए है, ये इसकी ब्रेक डाउन होगी, ये एमआरएनए वायरस का एमआरएनए है, तो ये रिस्क क्या करेगा, उससे अटैच करके ये आर्गोनोट इस एमआरएनए को तोड़ देगा ताकि आगे प्रोटीन ना बने। siRNA से तो वैसे भी नहीं कोई प्रोटीन बनता, siRNA एमआरएनए थोड़ी ना है, प्रोटीन बनता है एमआरएनए से, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ये जो लाइन मैंने लिखी है, सोर्स ऑफ siRNA, siRNA का सोर्स क्या है, फ्रॉम प्रीवियस वायरल इन्फेक्शन। मान लो कोई एक प्लांट या एनिमल सेल पे कोई वायरस की इन्फेक्शन हुई और कुछ टाइम बाद उस एनिमल सेल के इम्यून सिस्टम ने उस वायरस को खत्म कर दिया, लेकिन सेल ने क्या किया, सेल ने वायरस के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को स्टोर कर लिया अपने अंदर। सेल ने क्या किया, वायरस के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को स्टोर कर लिया, कुछ पार्ट को, और उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से रिस्क बन गए। आया ये पॉइंट समझ में? तो वायरस के आरएनए से ही उसने रिस्क बना दिए, तो वो वायरस के एमआरएनए भी अटैच कर सकता है ना वो, क्योंकि वायरस के आरएनए से बने वो। या फिर क्या हो सकता है, अगर वायरस अपने डीएनए को इंसर्ट करता है क्रोमोसोम में, जैसे कि एचआईवी करता था, तो वो उसके डीएनए को भी स्टोर कर सकता है अपने क्रोमोसोम पे ही, उसी डीएनए से, इस प्रोसेस से रिस्क बनवाएगा वो। आया समझ में?
तो ये डीएनए किसका है? वायरस का डीएनए कि यूकैरियोट का? ये वायरस का डीएनए जिससे रिस्क बन रहे हैं। अगर यूकैरियोट का डीएनए होता तो वो खुद के ही एमआरएनए को ब्रेक डाउन करता ना। ये डीएनए आया वायरस से, तो उसका सोर्स क्या हो गया? प्रीवियस वायरल इन्फेक्शन। एक मैंने आपको लास्ट चैप्टर में रेट्रो ट्रांसपोजोन पढ़ाया था, है याद? रेट्रो ट्रांसपोजोन। रेट्रो ट्रांसपोजोन ऐसे होते हैं जंपिंग जीन्स, ठीक है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। वो ट्रांसपोजोन पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं, फिर वो डीएनए से बनाते हैं दोबारा आरएनए। इस तरह की प्रोसेस होती है। तो कुछ रेट्रो ट्रांसपोजोन जब अपना फंक्शन कर रहे होते हैं तो उनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉपी बनती है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में। तो उससे भी ये रिस्क बन सकते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन से भी। और कई बार वो रेट्रो ट्रांसपोजोन मैच कर जाते हैं वायरस के एमआरएनए से। यहां पर आप ये लाइन रीड करो एनसीईआरटी में। A novel strategy, ठीक है, प्रोसेस कॉल्ड एज RNAi। स्वैप कर लेना वो। ठीक है सर। A novel strategy called as RNAi. RNAi take place in all eukaryotic cell as a method of, किसके अगेंस्ट डिफेंस करना है? वायरस के अगेंस्ट। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। ये एमआरएनए किसका है? सेल का कि वायरस का? वायरस का एमआरएनए। किससे साइलेंस करवाएंगे? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री, ये ऐसा ही आरएनए होगा, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स, किसे प्रिवेंट कर रहा है? ऑफ, तो इंटरफेयर कर रहा है ट्रांसलेशन में। इसलिए टेक्निक को जीन साइलेंसिंग बोला, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी या आरएनएआई टेक्नोलॉजी। आगे देखो, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मतलब ये siRNA could be from any infection from virus having RNA genome। हमें वायरस से ही आरएनए मिल गया डायरेक्ट डबल स्ट्रैंडेड। और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो ट्रांसपोजोन होते हैं दैट रेप्लिकेट बाय एन आरएनए इंटरमीडिएट, तो उससे भी हमें मिल जाते हैं क्या? सोर्स ऑफ दिस siRNA। आया समझ में? ये टेक्निक अपने आप नेचुरली होती है, ठीक है। अब मैं एक लाइन में बता देता हूं इसे बायोटेक में हम यूज कैसे करते हैं। बायोटेक में हमें ये SHRNA, प्री SHRNA, डाइसर एंजाइम, ये सब इन तामझाम की जरूरत नहीं होती। बायोटेक में क्या करते हैं हम, मान लो कोई प्लांट सेल का एक mRNA है या एनिमल सेल का कोई एक mRNA है, उसका खुद का नेचुरल है। आप उस mRNA के अगेंस्ट ये डबल स्ट्रैंडेड RNA लैब में सिंथेसाइज करो और प्लांट सेल के अंदर डाल दो। ये तो एक बार डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा तो नेचुरली अपने आप स्टार्ट हो जाएगा ना ये। उसको एक बार डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिला प्लांट या एनिमल सेल को, अपने आप रिस्क बनेगा और अपने आप वो प्लांट सेल का एमआरएनए ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इस प्लांट में ये एक्सप्रेस होगा और ये एक्सप्रेस नहीं होगा। लिख लो इस लाइन को। नहीं, ऐसा ही आरएनए को हमने मॉडिफाई कर दिया ना अपने बायोटेक में यूज के लिए। हाँ, रेप्लिकेट siRNA बता रहा हूं कैसे करेगा। तो यहां पर आप लिखो फॉर यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या, कैसे यूज करेंगे? 2 DNA copies coding for sense and antisense strands of siRNA are inserted in plant genome
प्लांट या एनिमल जीनोम। तो हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवाना है प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। तो क्या किया हमने, दो डीएनए की दो कॉपी डाली। एक डीएनए से जब आरएनए बनेगा सेल के अंदर, तो वो आरएनए कॉपी होगी सेंस स्ट्रैंड की, और दूसरे डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो कॉपी होगी एंटी सेंस। दोनों सिंगल स्ट्रैंड होंगे, और दो सिंगल स्ट्रैंड जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर वो न्यूक्लियस में है तो अपने आप डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। एक बार डबल स्ट्रैंड बन गया तो अपने आप स्टार्ट होगी ये प्रोसेस। देयर ट्रांसक्रिप्शन inside nucleus results in siRNA formation। siRNA फॉर्मेशन हो गई, विच इनिशिएट, उससे क्या स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, विच इनिशिएट RNAi। RNAi अपने आप बिगिन हो जाएगी एक बार डबल स्ट्रैंडेड RNA अगर सेल को मिल जाए। तो सेल को अंदर हमने डीएनए डाल दिया जो सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों को कोड करवाएंगे, तो फिर तो कॉपी होता रहेगा। डीएनए आ गया ना सेल के अंदर। हमारे सेल के अंदर जनरली सिंगल स्ट्रैंड ही मिलेगा। हाँ, जनरली सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए आ जाए तो आरएनए स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन है। जैसे जैसे ये जो रिस्क की फॉर्मेशन है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के थ्रू ही बिगिन होती है। जो आर्गोनॉट एंजाइम को लोड किया जाता है ना एंटी सेंस पे, वो तभी लोड होगा जब एक सेंस स्ट्रैंड भी रहा हो, उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो हर आरएनए से रिस्क बन जाता है। क्योंकि हमारे सेल में तो सारे आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ये तभी होगा जब डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट हो। हाँ हाँ, तभी उसको सेंस एंटी सेंस पता चलेगा। अब इस टेक्निक को यूज करके क्या क्रॉप्स वगैरह बनाए गए वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हो गया।